हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर के बारे में जो बायोलॉजी का पार्ट है और 10th क्लास में एक चैप्टर है हेरिडिटी। हेरिडिटी में काफ़ी सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं और काफ़ी अच्छा चैप्टर है, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल के कारण काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इसको टफ मानते हैं, ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। तो इसी चीज़ को बहुत समराइज फॉर्म में, बहुत सिंपल फॉर्म में हम इसको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हेरिडिटी, और इस चैप्टर में हम बात करते हैं हेरिडिटी की। तो हेरिडिटी है क्या? हेरिडिटी मीन्स टू ट्रांसमिट द कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इन फॉर्म ऑफ जीन। तो ये एक्चुअल में जो टर्म है हेरिडिटी वो जीन से रिलेटेड है, कैसे जीन जो है कैरी करता है कैरेक्टर्स को एंड देन ट्रांसमिट टू नेक्स्ट जनरेशन एंड देन दीज कैरेक्टर वी कैन सी इन फिनोटाइप कैरेक्टर। सो जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है इन बायोलॉजी जिसके अंदर अपन दो मेन पार्ट की स्टडी करते हैं। फर्स्ट इज़ वेरिएशंस और सेकंड है जो हेरिडिटी। इस चैप्टर में भी, चैप्टर का नाम हेरिडिटी है, बट इंट्रोडक्शन पार्ट में थोड़ा वेरिएशन के बारे में इंट्रोड्यूस किया गया है एंड देन मेन चैप्टर रिलेटेड टू हेरिडिटी। तो बात करते हैं जेनेटिक्स की। जेनेटिक्स होता क्या है? द स्टडी ऑफ वेरिएशंस एंड हेरिडिटी, दैट सब्जेक्ट वी कैन से जेनेटिक्स। अब जेनेटिक्स में जब बात करते हैं वेरिएशंस के, तो वेरिएशंस का मीनिंग क्या होता है? वेरिएशंस का मीनिंग होता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग का बनना, और पेरेंट्स से जब ऑफस्प्रिंग का बनना होता है तो काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके कारण चेंजेस आते हैं पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग में। तो वो सारे चेंजेस किसके कारण आ रहा है? वेरिएशंस के कारण आ रहा है। वेरिएशंस का कारण क्या है? तो वेरिएशंस का कारण जो मेन आपकी टेक्स्ट बुक में दे रखा है दैट इज़ एरर इन डीएनए कॉपिंग, और अपन कह सकते हैं इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग और डीएनए रेप्लिकेशन। दैट इज द मेजर कॉज फॉर द वेरिएशन। एंड सेकंड, व्हेन यू विल सी इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल, सो सेक्सुअल हैव टू डिफरेंट गैमेट्स फ्रॉम टू डिफरेंट पेरेंट्स। तो वो जब फर्टिलाइज करते हैं, वो जो फ्यूज़ होते हैं, तो हाफ कैरेक्टर वन पेरेंट से, हाफ कैरेक्टर सेकंड पेरेंट से आ जाएंगे, तो जिसके कारण दोनों का फ्यूजन हो जाएगा एंड देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन वेराइटी दैट हैव मोर वेरिएशंस। इसके अलावा कुछ और भी कैरेक्टर फैक्टर्स रहते हैं जो आपकी बुक्स में मेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, तो काफ़ी सारे फैक्टर है, बट वन ऑफ द मेजर फैक्टर दैट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर बोथ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल, दैट इज़ इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। अब ये जो डिफरेंसेज आता है, ये डिफरेंसेज काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होता है। ये इंपॉर्टेंट कैसे होता है? ये इंपॉर्टेंट ऐसे होता है कि ये एक तो इवोल्यूशन को फॉलो करता है। इवोल्यूशन जो है ये इसको फॉलो करता है, मीन्स द फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन स्पीसीज, दैट द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन जो हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है? ड्यू टू वेरिएशन। एंड सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इफ हार्श कंडीशन और एडवर्स कंडीशन इज देयर, देन हाउ टू सर्वाइव एनी पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीसीज। तो अगर उसमें कुछ वेरिएशन हो रहा है then that can easily adapt the new condition and then can survive। तो एक तो सर्वाइवल के लिए, और एक किसी भी स्पीसीज़ में उसके इवोल्यूशन और उसके डेवलपमेंट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है वेरिएशंस। ओके, तो वेरिएशंस जो है उसका रीजन समझ में आ गया, और जो वेरिएशंस है वो ऑलवेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज हैव मोर एंड एसेक्सुअल हैव लेस। अब मोटा मोटा हेरिडिटी को भी देख लेते हैं कि पेरेंट्स से कैरेक्टर्स जो है ट्रांसमिट होते हैं टू नेक्स्ट जनरेशन इन ऑफ स्प्रिंग। सो दीज ट्रांसमिशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफ स्प्रिंग, दैट प्रोसेस वी कैन से हेरिडिटी। ओके, सो ये था हेरिडिटी और वेरिएशन का इंट्रोडक्शन। नाउ वी विल सी कि जो रूल्स है इनहेरिटेंस के, इनहेरिटेंस मीन्स वही ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। तो इनहेरिटेंस के कुछ रूल है, वो रूल क्या है उनको देखेंगे। तो फर्स्ट जो है इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है कि ट्रेड जो है वो ट्रांसफ़र होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब वो ट्रांसमिट कैसे हो रहा है? तो वो किस फॉर्म में होता है? जीन के फॉर्म में। जीन ट्रांसफ़र होता है वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन एंड दैट जीन विल एक्सप्रेस एंड देन फॉर्मेशन ऑफ न्यू वन कैरेक्टर। ओके, और एक लाइन भी दे रखा है आपके बुक में कि डीएनए जो है, डीएनए कैरी करता है मैनी जीन्स। ओके, और जीन का एक्सप्रेशन होता है देन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन एंड फॉर द ऑल टाइप ऑफ कैरेक्टर्स हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? प्रोटीन आर रिस्पॉन्सिबल। अपना जो स्किन कलर है, हेयर कलर है, हाइट है,
these all type of phenotype character depends on protein. तो वेरी सिंपल एक लीनियर एक सीक्वेंस है कि डीएनए जो है वो कैरी करता है जीन्स को, और जीन्स कैन फॉर्म, जीन्स हैव इंफॉर्मेशन टू फॉर्म प्रोटीन. कौन सा प्रोटीन बनेगा, कैसा प्रोटीन बनेगा, कौन डिसाइड करता है? जीन डिसाइड करता है. और प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो फॉर्म होगा उसके कारण जो फिनोटाइप कैरेक्टर है वो विजिबल होते हैं. तो मोटा मोटा अपन कह सकते हैं कि जीनोटाइप के कारण फिनोटाइप डिसाइड होते हैं. इफ जीन इज देयर देन जीन विल डिसाइड विच टाइप ऑफ कैरेक्टर. तो किसके कारण हुआ? जीन के पास इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन बनेगा, उस प्रोटीन के कारण कैरेक्टर विजिबल होंगे. तो फिनोटाइप कैरेक्टर डिपेंड्स ऑन जीनोटाइप. ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक बहुत इम्पोर्टेंट एक साइंटिस्ट थे ग्रेगर जॉन मेंडल. उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट्स के लिए, उन सारे एक्सपेरिमेंट्स के लिए एक प्लांट का सिलेक्शन किया, एंड दैट प्लांट इज़ गार्डन पी, जो मटर का पौधा अपन बोलते हैं, उसका सिलेक्शन किया. तो उसका सिलेक्शन डायरेक्टली नहीं किया, उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए डिफरेंट प्लांट्स पे. तो उन सारे प्लांट्स में उनको जो सूटेबल लगा, दैट इज़ गार्डन पी. वो सूटेबल क्यों लगा, उसके भी काफ़ी सारे रीज़न थे, लेकिन जो मेजर जो रीज़न थे वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ. फर्स्ट इज़ दैट इज़ एनुअल प्लांट. उसका लाइफ स्पान जो है 1 ईयर का ही रहता है. सेकेंड इज़ दैट प्लांट है मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर. आप टॉल है तो ड्वार्फ भी मिल जाएगा, वायलेट कलर का फ्लावर है तो वाइट कलर का भी मिल जाएगा, उसमें पॉड जो है इन्फ्लेटेड है तो कॉन्स्ट्रिक्टेड भी मिल जाएगा, सीड जो है येलो भी मिल जाएगा, ग्रीन भी मिल जाएगा. तो मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर वी कैन सी. नेक्स्ट इज़ दैट प्लांट इज़ बाइसेक्सुअल. वेरी इंपॉर्टेंट, बाइसेक्सुअल होने के कारण अपन दोनों प्रोसेस, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, उसमें प्रोसीड कर सकते हैं. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज़ ईजी टू ग्रो. उसको ग्रो करना बहुत ईजी होता है. वो अपन कह सकते हैं कि इफ़ वेरी सिंपल टाइप ऑफ, अपन कह सकते हैं कि लेस फर्टिलाइज जो सॉइल है उसमें भी इजीली ग्रो हो जाता है. तो ग्रो करने के लिए ज़्यादा अपने को प्रॉब्लम नहीं आता. तो ईजी टू ग्रो, तो काफ़ी सारे फैक्टर्स मैंने आपको गिनाए. ईजी टू ग्रो, मैनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, बाइसेक्सुअल प्लांट एंड एनुअल प्लांट. ओके, सो एनुअल प्लांट मीन्स ओनली सिंगल ईयर, जो लाइफ स्पान होता है वो सिंगल ईयर होता है. तो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट अपन इजीली कर सकते हैं. इफ़ आप प्लांट जो है उसका जो लॉन्ग लाइफ के अकॉर्डिंग आप लोगे तो उसमें एक्सपेरिमेंट करना बहुत टफ हो जाता है, और फिर उसमें इतना ड्यूरेशन, एक सिंगल लाइफ में सारे एक्सपेरिमेंट करना बहुत टफ हो जाएगा. तो ये मेन रूल्स थे, मेन क्राइटेरिया थे जिसके कारण उन्होंने गार्डन पी का सिलेक्शन किया. और गार्डन पी का एक बॉटनिकल नेम बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए आपको, क्योंकि ये काफ़ी टाइम एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है. तो गार्डन पी का जो बॉटनिकल नेम है वो पाइसम सेटाइवम है. जब भी आप लिखोगे पाइसम सेटाइवम तो अपन देख लेते हैं, इसका बॉटनिकल नेम जो है वो पाइसम सेटाइवम है. और जब आप पाइसम सेटाइवम लिखोगे तो दोनों सेपरेटली आपको अंडरलाइन करना रहेगा, क्योंकि जब भी आप बॉटनिकल नेम लिखते हैं तो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल रखना रहेगा, और सेकंड वर्ड कम्प्लीटली स्मॉल लेटर में लिखना रहेगा, एंड देन बोथ वर्ड्स आपको सेपरेटली अंडरलाइन करने रहेंगे. कुछ रूल्स हैं जो बायनोमियल जो नोमेनक्लेचर होता है उसके रूल है, कैसे आप किसी भी एनिमल या प्लांट्स का साइंटिफिक नेम लिखते हैं, बॉटनिकल जूलॉजिकल नेम लिखते हैं, तो कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना रहता है. तो ये था अपना सिलेक्शन ऑफ गार्डन पी. ओके, अब गार्डन पी के अकॉर्डिंग उन्होंने काफ़ी सारे रूल भी दिए, उनको देखते हैं आगे. चलो, उससे पहले एक पेज यहाँ पे शो हो रहा है कि इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी. काफ़ी सारी टर्म्स है इसमें, जो टर्म्स को आपको समझ में आ गया तो आपको ये जो है ये चैप्टर समझना बहुत ईजी हो जाता है. तो जो टर्मिनोलॉजी है उसको समझते हैं. फर्स्ट जो है डीएनए नॉर्मली सबको पता होता है, 9th क्लास में भी आपने डीएनए को पढ़ा है, लोअर क्लासेस में काफ़ी टाइम डीएनए आया है. तो डीएनए होता क्या है? डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, एंड दैट हैव जीन्स,
और उसके पास में सारी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है कि किस टाइप का प्रोटीन बनाना है, किस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर बनेगा, वो सारी आप कह सकते हैं ब्लूप्रिंट ऑफ द बॉडी सारी बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन डीएनए के पास होती है, जिसके कारण अपना स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर इस टाइप का बनता है। अब इसके नेक्स्ट अपन चलते हैं जीन पे। तो जीन क्या होता है? जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जितने भी कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं तो वो किसके थ्रू होते हैं? जीन के कारण होते हैं। तो अपन कह रहे हैं कि यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, जितने भी कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, तो उसका यूनिट क्या है? जीन है। और जीन को अगर आप ऐसे मॉलिक्यूलर बेसिस पे देखोगे तो इट इज़ एक्सप्रेस्ड पार्ट ऑफ द डीएनए, या आप कह सकते हैं फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए। और जीन जो है कोड करता है कैरेक्टर को। फर्स्ट ये कोड करता है प्रोटीन को, प्रोटीन विल डिसाइड कैरेक्टर, दैट्स वाई जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ फिनोटिपिक कैरेक्टर्स। तो जीन का आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा कि जीन इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस एंड इट इज़ एक्सप्रेस्ड पार्ट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट एलील। एलील होता क्या है? एलील डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन। काफ़ी सारी फॉर्म होती है, कुछ रिसेसिव होती है, कुछ डोमिनेंट होती है। तो जितनी भी फॉर्म्स है जीन की, या फिर आप उसको डिफाइन कर सकते हैं अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। ओके, तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन जो रहती है, डिफरेंट फॉर्म जो रहती है जीन की, उनको अपन एलील्स कहेंगे। ओके, जैसे कैपिटल टी, अपन मेंटल के इसमें आगे देखेंगे, कैपिटल टी फॉर टॉलनेस, स्मॉल टी फॉर ड्वार्फनेस। तो अलग अलग इसमें क्या रहेंगे? एलील्स रहेंगे। उसके बाद में होगा होमोजाइगस। नेक्स्ट इज सॉरी होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म हैव 2 कॉपीज ऑफ सेम एलील। अगर जैसे आप होमोजाइगस की बात करें, कैपिटल टी, जीन हमेशा पेयर के फॉर्म में रहता है। तो पेयर के फॉर्म में किस फॉर्म में है? दोनों सेम टाइप ऑफ जीन, उनकी दोनों के फॉर्म सेम है, कैपिटल टी। इफ सपोज कैपिटल टी स्मॉल टी, देन हेट्रोजाइगस। इफ बोथ एलील आर सेम, then homozygous, capital T, small t. So these 2 example of homozygous. Heterozygous, both are different. One is capital T, second is small t. तो अगर दोनों की different form है, then we can say heterozygous. One more very important term, that is phenotype. Phenotype means observable physical character, physical appearance of any character. किस टाइप का दिख रहा है, तो उसको अपन कहेंगे phenotype. Next is dominant trait. Okay, dominant trait means if suppose in heterozygous condition, one is capital T, small t, both are combined, then which allele will expressed? कौन सा एलील एक्सप्रेस होगा? That is dominant. और जो एलील एक्सप्रेस नहीं होगा, that is recessive. ओके, सो डोमिनेंट ट्रेट, जैसे अपन टॉल और ड्वार्फ के आगे बात करेंगे तो कैपिटल टी, स्मॉल टी दोनों साथ में आ गए इन F1 जनरेशन, कैपिटल टी, स्मॉल टी। लेकिन कैपिटल टी जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है, और कैपिटल टी जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स वाई वी कैन से टॉलनेस और टॉल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इज डोमिनेंट। नेक्स्ट इज जीनोटाइप, सेट ऑफ जीन्स दैट एन ऑर्गेनिज्म कैरीज। किस टाइप का जीन्स है, दैट इज़ जीनोटाइप। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी है जिसका आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। जब टर्म आता है एलील, तो एलील का मीनिंग क्या है। होमोजाइगस जब कंडीशन होती है तो उसके लिए जब न्यूमेरिकल में आप यूज़ करोगे तो होमोजाइगस कंडीशन भी आ सकती है। अगर प्योर फॉर्म भी आ जाए कि प्योर टाइप ऑफ टॉल, इट मीन्स होमोजाइगस। इम्प्योर टाइप ऑफ टॉल, इट मीन्स हेट्रोजाइगस। तो ये कुछ टर्म जो है होमोजाइगस एंड प्योर बोथ आर सेम जब न्यूमेरिकल में आप देखोगे, एंड हेट्रोजाइगस एंड इम्प्योर आर सेम। सो चलिए नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट मेंडल्स के कुछ लॉज हैं उनको देखेंगे। और सबसे पहले अपन बात करते हैं कि मेंडल्स ने जो कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए उनको थोड़ा एक बार देख लेते हैं। तो मेंडल्स ने टोटल 7 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए। उन 7 कैरेक्टर्स में क्या क्या है आप देख सकते हैं। शेप ऑफ सीड्स, कलर ऑफ सीड्स, कलर ऑफ पोड्स, शेप ऑफ पोड्स, प्लांट हाइट, पोजीशन ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर कलर। अब इसमें भी 2 वेराइटी है, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। वन इज डोमिनेंट, सेकेंड इज रिसेसिव। तो फर्स्ट बात करते हैं डोमिनेंट की। तो शेप ऑफ सीड में राउंड डोमिनेंट है, कलर ऑफ सीड में येलो डोमिनेंट, ग्रीन रिसेसिव है। कलर ऑफ पॉड ग्रीन डोमिनेंट है, येलो रिसेसिव है। शेप ऑफ पॉड में
फुल और इन्फ्लेटेड जो है वो डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड और फ्लैट जो है वो रिसेसिव है, प्लांट हाइट टॉल जो है वो डोमिनेंट है, शॉर्ट और ड्वार्फ जो है वो रिसेसिव है, पोजीशन जो है वो एक्जेल जो है डोमिनेंट है, टर्मिनल जो है वो रिसेसिव है, फ्लावर कलर पर्पल और वायलेट डोमिनेंट है और वाइट जो है रिसेसिव है। तो ये काफ़ी सारे 7 टोटल 7 जो है कैरेक्टर्स हैं और ईच हैव 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। ये सारा एक्सपेरिमेंट जो है एक अपन कह सकते हैं कि बेस ऑफ जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स को आपको समझना है तो सबसे पहले आपको मेंडल को समझना पड़ेगा और मेंडल को समझने के बाद ही आप जेनेटिक्स के आगे वाले पार्ट को देख सकते हैं। तो ये जो बहुत फंडामेंटल जो कॉन्सेप्ट थी उसके कारण मेंडल्स को जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ओके, और सबसे पहले इन्होंने प्रिडिक्ट किया कि कैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो इन सारे रूल को अपन देखेंगे कि कैसे ये रूल वर्क करते हैं। अब इससे पहले अपन मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देख लेते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस दोनों एक साथ में दे रखे हैं। यहाँ पे जैसे अपन ने बात की येलो सीड जो है, येलो सीड जो है डोमिनेंट होता है, ग्रीन सीड जो है वो रिसेसिव होता है। तो दोनों प्योर फर्स्ट वी हैव टू टेक। आपको जब भी मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड करना है तो फर्स्ट यू हैव टू टेक होमोजाइगस और प्योर फॉर्म ऑफ 2 contrasting character. First you have to select monohybrid, then 1 character you have to select, and dihybrid then you have to select 2 characters. मोनोहाइब्रिड में 1 कैरेक्टर के 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में क्रॉसिंग करवाना है। तो मैंने यहाँ पे जो सेलेक्ट किया है दैट इज़ सीड कलर। तो सीड कलर में डोमिनेंट जो है येलो है और रिसेसिव जो है ग्रीन है। अब फर्स्ट जो है फर्स्ट क्रॉस पॉलिनेशन होगा जिसके कारण हमको F1 जनरेशन मिलेगी, देन सेल्फ पॉलिनेशन, देन अपने को F2 जनरेशन मिलेगा। अप टू F2 जब आप फाइंड करोगे देन वी हैव टू फाइंड जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक रेशियो। सो अप टू दैट पार्ट वी कैन से मोनोहाइब्रिड क्रॉस। यहाँ तक आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक्सप्लेन करना है। सेम थिंग इन डाइहाइब्रिड ऑल्सो। सो आप देखिए मोनोहाइब्रिड में तो यहाँ पे मैंने येलो और ग्रीन जो है वो 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले लिए। ओके, 2 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ले लिए। अब येलो और ग्रीन ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है इससे मैंने क्या फॉर्म कर दिए, ये इनके गैमेट्स बन गए। 2 वेराइटी ऑफ गैमेट्स। अब दोनों में कैपिटल वाई तो ओनली गैमेट्स हैव हैप्लॉइड कंडीशन। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल वाई और यहाँ पे स्मॉल वाई तो गैमेट्स में आ जाएगा स्मॉल वाई। एक्चुअल में जब प्लांट होता है तो वो डिप्लॉइड फॉर्म में होता है लेकिन उसके गैमेट्स जो है वो ऑलवेज इन हैप्लॉइड। सो ड्यू टू मियोसिस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब गैमेट्स क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे एंड देन फॉर्मेशन ऑफ F1 जनरेशन। और F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही विजिबल होगा क्योंकि यहाँ पे वर्क करेगा लॉ ऑफ डोमिनेंस। इफ़ बोथ द एलील्स आर प्रेजेंट, डोमिनेंट एंड रिसेसिव, देन ओनली डोमिनेंट एलील विल एक्सप्रेस्ड। ओके, नाउ इसका सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई का कैपिटल वाई स्मॉल वाई से ही मीन्स सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा। एंड देन 2 वेराइटी ऑफ गैमेट्स बनेंगे। 1 इज़ कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो एक बार इनको दोनों को इस तरफ लिख लेंगे। ये चेकर बोर्ड है और पन्नेट स्क्वायर है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब देखिए इसको क्रॉसिंग करेंगे तो कैपिटल वाई दोनों कैपिटल। यहाँ पे कैपिटल वाई को फर्स्ट लिखेंगे देन स्मॉल वाई। तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहाँ पे भी कैपिटल वाई स्मॉल वाई और लास्ट में हो जाएगा स्मॉल वाई। तो इसमें आप देखोगे जहाँ पे कैपिटल वाई आया है यानी इसमें कैपिटल वाई है, इसमें भी एक कैपिटल वाई है, इसमें भी एक कैपिटल वाई। तो जहाँ कैपिटल वाई है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस दैट टाइप ऑफ प्रोजेनी येलो टाइप है। अब इसमें जो है दोनों ही स्मॉल वाई देन दैट इज़ ग्रीन टाइप। तो यहाँ पे आप जब फिनोटिपिक रेशियो देखोगे तो फिनोटिपिक रेशियो में आपको क्या मिलेगा कि 3 जो है वो कैसे है येलो टाइप एंड ओनली वन इज ग्रीन। ये फिनोटिपिक रेशियो हो गया। और जीनोटिपिक रेशियो देखोगे तो जीनोटिपिक में कैपिटल वाई ओनली 1, कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2। ये देखिए 2, ये 2 है और स्मॉल वाई ओनली 1। तो ये जो है ये 1:1 जो है ये जीनोटिपिक रेशियो हो गया और 3:1 जो है फिनोटिपिक रेशियो हो गया। बहुत सिंपल है। आप 1-2 जब एक्सरसाइज करोगे तो काफ़ी इजी लगेगा आपको।
ऐसे कैसे अपन डायहाइब्रिड की बात करते हैं तो 2 कैरेक्टर लेना पड़ेगा। अब देखिए कैपिटल वाई किसको इंडिकेट कर रहा है, येलो एंड ग्रीन मीन्स सेम सीड कलर, ओके। एंड सेकेंड इज कैपिटल आर ये शेप ऑफ सीड, राउंड शेप ऑफ सीड डोमिनेंट, एंड रिसेसिव इज रिंकल्ड शेप। तो इसके गैमेट बनेंगे, तो ये डिप्लॉइड फॉर्म है, दोनों में से एक एक एलील आ जाएगा, तो गैमेट के पास में हैप्लॉइड कंडीशन होगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। और उसके बाद में जो F1 जनरेशन आएगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। तो यहाँ पे आप देखोगे तो किस टाइप की आपकी प्रोजेनी मिलेगी, प्रोजेनी सारी डोमिनेट होगी, बिकॉज यहाँ पे दोनों वाई हैं तो कैपिटल वाई एक्सप्रेस्ड होगा, तो किस टाइप की प्रोजेनी आएगी, येलो, एंड यहाँ पे कैपिटल आर है तो वो डोमिनेंट है, तो राउंड टाइप ऑफ सीड्स मिलेंगे, येलो एंड राउंड शेप ऑफ सीड्स मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, इसका सेल्फिंग करना है, तो इसके गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स कौन कौन से बनेंगे, एक कैपिटल वाई कैपिटल आर, आपको गैमेट्स बनाने हैं, तो कैसे बनाने हैं वो आप देख लीजिए। जैसे मैंने सपोज करो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये जो है डिप्लॉइड कंडीशन है, इससे हैप्लॉइड बनाना है, तो एक बार कैपिटल आर और कैपिटल वाई कैपिटल आर ले लो, कैपिटल आर। सेकेंड गैमेट कौन सा बनेगा, कैपिटल वाई और स्मॉल आर ले लोगे। थर्ड स्मॉल वाई और कैपिटल आर ले लोगे। नेक्स्ट स्मॉल वाई और स्मॉल आर ले लोगे। तो ये 4 वैरायटी फॉर्म होगी, ये 4 वैरायटी फॉर्म होगी। तो इस साइड में भी 4 वैरायटी को आप डाल दोगे इन पनेट स्क्वायर, और इस तरफ भी 4 वैरायटी को आप डाल दोगे, और फिर इनके बीच में क्रॉसिंग होगा, उनमें फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो आप देखोगे आउट ऑफ 16 9 जो है येलो एंड राउंड मिलेंगे आपको, आउट ऑफ 16 3 जो है ग्रीन एंड राउंड मिलेंगे, आउट ऑफ 16 येलो एंड रिंकल्ड 3 मिलेंगे, और ग्रीन एंड रिंकल्ड ओनली 1 मिलेगा। तो ये इसका फिनोटाइपिक रेशियो होगा, और जीनोटाइपिक रेशियो आपको जीन्स लिखने होंगे, तो 1:1 2:4 1:1 ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो बनता है। आपको फाइंड करने रहेंगे तो कि कितने क्या जीन बन रहे हैं, तो ये 1 है तो आपको 1 लिखना है, ये 2 हो गया, ये वापस 1 हो गया, ये वापस 2 हो गया, ये वापस 4 हो गया, ये सारे 4 है, ओके। ये वापस 2 है, ये 1 है, ये अगेन 2 है, ये 1 है, तो 1 2 1 फिर वापस 2 4 2 1 2 1। सो 1:1 2:4 1:1 ये इसका जीनोटाइपिक रेशियो होगा। तो ये था इसका जीनोटाइपिक रेशियो। अब अपन बात करते हैं कि ये इसके 3 लॉ थे, 3 लॉ को देख लेते हैं। तो मोनोहाइब्रिड के अकॉर्डिंग आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों एक्सप्लेन करना है। यहाँ पे कह रहा है कि some alleles which are variant a particular gene found in same chromosomal locus and location the dominant over the allele for the given gene। अगर जीन के ऊपर एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव है, एक ये पोजीशन है, तो ओनली दैट विल एक्सप्रेस्ड, ये एक्सप्रेस नहीं होगा। सेकेंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम फर्स्ट alleles will segregate and then formation of gametes। and law of independent assortment आपको एक्सप्लेन करना है, तो with the help of dihybrid you have to explain। इसमें क्या होगा कि जो गैमेट सेग्रीगेट होगी, गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ है, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होंगे, इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज होंगे विद द हेल्प ऑफ अदर गैमेट्स ऑफ अदर पेरेंट्स, ओके। तो ये 3 लॉज हैं जो एनसीईआरटी में अलग से नहीं दे रखे, लेकिन बहुत ईजी है। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, जो डोमिनेंट एलील होगा वो एक्सप्रेस करेगा, जो रिसेसिव है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा इन प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट एलील। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन बोथ द एलील विल सेग्रीगेट, बोथ द एलील विल सेपरेट एंड देन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मीन्स जो गैमेट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली फ्यूज होते हैं, इंडिपेंडेंटली फर्टिलाइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ अदर गैमेट्स। लास्ट टॉपिक है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के 2 डिफरेंट है। ह्यूमन बीइंग में जीन जो है या क्रोमोसोम जो है वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा सेक्स होगा, बट अदर सम एनिमल्स हैव फिजिकल कंडीशन ऑल्सो
डिसाइड विच टाइप ऑफ सेक्स विल फॉर्म। तो कुछ एनिमल्स हैं जिनमें फिजिकल कंडीशन जो है वो डिसाइड करती है कि कौन सा सेक्स बनेगा, जैसे स्नेल है, टर्टल्स है, क्रोकोडाइल्स है। बट इन ह्यूमन बींग में सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जैसे अपन बात करते हैं कि मेल एंड फीमेल सो बोथ हैव 46 क्रोमोसोम, सो 44 बोथ हैव ऑटोजोम्स जो अदर टाइप ऑफ कैरेक्टर डिसाइड करते हैं। बट वन पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन फीमेल XX एंड इन मेल XY, वाई जो है स्मॉल छोटा थोड़ा शॉर्ट क्रोमोसोम होता है। तो मेल के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम होता है XY होता है और फीमेल के अंदर XX होता है। तो ये जो है 2 वैरायटी ऑफ गैमेट्स फॉर्म करेंगे, जिसमें 22 + X 22 + X। तो फीमेल में तो ओनली सिंगल वैरायटी, बट मेल है 2 टाइप ऑफ स्पर्म, 22 + X भी हो सकता है, 22 + Y भी हो सकता है। अब देखो मेल कैसे रेस्पॉन्सिबल है। इफ़ मेल का 22 + Y अगर फ्यूज होगा फीमेल के एग से, देन ओनली बॉय बनेगा। ओके, जो चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, मेल होगा। अगर 22 + X क्रोमोसोम है, that type of sperm is there, then that will fuse with egg, then the formation of फीमेल और गर्ल चाइल्ड। ओके, सो दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन। कैसा लगा आपको वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।